क्या भारत की जेल में बंद एक गैंगस्टर विश्व के एक समृद्ध देश के लिए चुनौती बन सकता है? यदि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हो और देश कनाडा हो तो ऐसा संभव है। And claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada. परंतु लॉरेंस बिश्नोई केवल कनाडा के लिए समस्या नहीं है, भारत में समस्या और बड़ी है। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर जो अपने वीआईपी टारगेट्स को धमकाने और उन्हें निपटाने के लिए जाना जाता है। आज कुछ लोग उसे एक आइकॉन के रूप में देख रहे हैं और कुछ लोग उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से करने लगे हैं। सारा मूल्यांकन ब्लैक और व्हाइट में हो रहा है। सलमान को इसकी सजा मिलनी चाहिए, समाज की मांग है। ये लॉरेंस कह रहा है तो ये काले हिरण का उसने शिकार किया है, तो उसको माफी तभी मिलेगी जब गुरु महाराज के आगे मंदिर में माफी मांगे, तो समाज सोच सकता है माफी देने के बाद। लॉरेंस इस जीवों के लिए ही कर रहा है। क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई दूसरा दाऊद इब्राहिम है? टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। या फिर लॉरेंस बिश्नोई भारत के शत्रुओं को निपटाने के काम आ रहा है? अपराधी, आतंकवादी या जिहादी? कैसे बना लॉरेंस बिश्नोई भारत का सबसे चर्चित गैंगस्टर? जानेंगे आज द रेड फाइल के इस विनाशक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या एक गैंगस्टर को आइकॉन माना जा सकता है? एक वर्ग विशेष में तो दाऊद को माना जाता था। इनफैक्ट 1993 में राजदीप सरदेसाई ने दाऊद को तिरंगा पकड़ने वाले देशभक्त के रूप में प्रोजेक्ट किया था अपने एक लेख में। पर कदाचित दाऊद की कहानी अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि भारत में अब किसी दूसरे ही गैंगस्टर की बात हो रही है, सलमान खान को अपने निशाने पर लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई की। पर रुकिए, ये अब केवल भारत की बात नहीं रही है। 14 अक्टूबर 2024 को कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी की ओर से आधिकारिक संवाद आया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनाडा में खालिस्तानियों को मार रहा है, चुन चुन के। जी नहीं, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सुनवाता हूं आप। अब एक और एक ऐसा गैंगस्टर जिस पर आरोप है भारत के शत्रुओं का संहार करने का, उसकी तुलना एक दूसरे गैंगस्टर से क्यों की जा रही है जिसने भारत का संहार करने का प्रयास किया? जिन्हें ये बात मैं स्वयं नहीं बना रहा हूं। मीडिया में छपी 50 रिपोर्ट्स लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम की तुलना करती दिख रही हैं। तो चलिए लॉरेंस बिश्नोई वास्तविकता में क्या है वो जानते हैं। पंजाब के फिरोजपुर जनपद में एक छोटे से गाँव में 12 फरवरी 1993 को एक बच्चा जन्म लेता है। इस बच्चे के पिता हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे, जो 1997 में नौकरी छोड़कर गांव में खेती करने आ गए थे। यही बच्चा लॉरेंस बिश्नोई था, जिसके नाम पर 100 एकड़ से अधिक के खेत थे। अब लगने वाले को लग सकता है कि भाई एक जमींदार पुलिस वाले का लड़का गैंगस्टर कैसे बन गया? तो यही तो आयरनी है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का बाप भी एक पुलिस वाला ही था। एनीवेज, लॉरेंस बिश्नोई अपनी 12वीं की पढ़ाई पंजाब के आबोहर नाम के स्थान से ही पूरी करता है। पढ़ने में ठीक ठाक था तो घर वाले 2007 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज भेज देते हैं और यहीं से जन्म लेता है एक गैंगस्टर। 2008 में बिश्नोई का एक दोस्त रॉबिन ब्रार पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा था। अपने मित्र के विरोध में खड़े कैंडिडेट को डराने के लिए लॉरेंस बिश्नोई अपने किसी दूसरे दोस्त की रिवॉल्वर से इस विरोधी कैंडिडेट पर फायर कर देता है और इस तरह बिश्नोई पर पहला केस आता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का, जिसके लिए वो जेल जाता है। 2 महीने की जेल के बाद लॉरेंस बिश्नोई को बेल तो मिल गई थी, पर जेल में बिताए हुए इन 2 महीनों में उसकी मीटिंग रंजीत डुप्ला नाम के एक अपराधी से होती है, जो कि एक कथित हथियार तस्कर था। भविष्य में इसी रंजीत डुप्ला के माध्यम से बिश्नोई की पहुंच आधुनिक सोफिस्टिकेटेड हथियारों तक पहुंचती है। एक तरफ तो बिश्नोई जेल में पड़ा था और बाहर उसका दोस्त चुनाव हार चुका था। इस हार का बदला लेने के लिए बिश्नोई इस बार जेल से बाहर आकर चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट के भाई पर फायर कर देता है और इस तरह दूसरा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग जाता है उस पर। इस बार बिश्नोई जेल में दविंदर बबला से मिलता है, एक और भविष्य का साथी। जेल लॉरेंस बिश्नोई का नया घर बनता जा रहा था, जहां से वो दूसरे गैंग्स के साथ डील्स कर रहा था, बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ बैठकर सांठगांठ कर रहा था। 2010 में बिश्नोई यूनिवर्सिटी के चुनाव में चेयरमैन पद के लिए खड़ा हुआ था और हार गया था। पर हार गैंगस्टर्स को कहां हजम होती है? इस हार का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई लोहे की रॉड लेकर जीते हुए कैंडिडेट के हाथ पैर तोड़ देता है। बिश्नोई ने 2 गन्स का प्रबंध भी किया था उसे निपटाने के लिए, पर प्रयोग नहीं किया। 3 सप्ताह की जेल के बाद लॉरेंस बिश्नोई फिर से कॉलेज आता है। 2011 के चुनावों के लिए फिर से तैयारी करता है और इस बार चेयरमैन का चुनाव जीतता है। ये जीत बिश्नोई के इरादों को और बढ़ा देती है और अब वो हिंसात्मक अटैक्स और हथियारों से लैस फाइट्स को रेगुलरली करने लगता है, जिसके कारण उसे कई महीनों की जेल होती है। 2012 में बिश्नोई एक ग्रेजुएट बन जाता है, पर अब वो समाज में छुट्टा था। उसके पास एक शक्तिशाली गैंग था और उसके अनेक शत्रु बन चुके थे।
उसके खून के प्यासे थे वो, जिससे बचने के लिए लॉरेंस गैंग अवैध हथियार खरीदने लगता है। लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज से निकलकर भी कॉलेज की राजनीति को नहीं छोड़ता, अपने दोस्तों को चुनाव लड़वाता है और जब वो चुनाव हारते हैं तो जीतने वाले कैंडिडेट्स को मरवा देता है। परंतु बिश्नोई को अब इन छोटे मोटे गेम्स में मजा नहीं आ रहा था, अब वो दूर देख रहा था। लुधियाना के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव थे और इस बार इन चुनावों में अपने दोस्त के विरोधी कैंडिडेट को लॉरेंस बिश्नोई ने गोली से उड़ा दिया, वो भी वोटिंग वाले दिन। ये कांड करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई अंडरग्राउंड हो जाता है और यहाँ से उसे चस्का लगा दारू के धंधे का, जिसमें उसने पैसा लगाया। इस धंधे में बिश्नोई का चचेरा भाई भी था उसके साथ, जिसे कुछ ही महीनों बाद एक राइवल गैंग वालों ने मार दिया और अगले 2 साल तक लॉरेंस बिश्नोई उस गैंग के पीछे बेताल बनकर पड़ गया। किसी को गुड़गांव में मारा, किसी को राजस्थान में। जब इतना सब हो गया तो पुलिस पीछे पड़ी और तब 2014 में जाकर लॉरेंस बिश्नोई और पुलिस के मध्य पहली खुल्लम खुल्ला गन मुठभेड़ होती है। बिश्नोई इस बार कई सालों के लिए अंदर जाने वाला था। कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने अपने अपराध के साम्राज्य को जेल से संचालित किया, वो आगे देखते हैं। जेल वो स्थान जहां अपराधी कानून के नीचे संयम का पालन करते हैं। यदि उसी स्थान का प्रयोग चिन्हित वीआईपी चेहरों को मारने के षड्यंत्र के लिए किया जाए तो कदाचित यह फिल्मी लगेगा, परंतु यही लॉरेंस बिश्नोई ने किया। लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। स्पेशल सेल के सोर्सेज के अनुसार दिल्ली पुलिस आज बिश्नोई के 1 दर्जन हाई प्रोफाइल केसेस देख रही है और उसके 700 शूटर्स हर समय उसके आदेश के लिए तैयार रहते हैं। परंतु कहानी यहाँ तक पहुँचने के बीच बहुत सी घटनाएं और हुई। 2016 में लॉरेंस बिश्नोई जेल में दूसरे बड़े बड़े गैंगस्टर्स से आशीर्वाद लेने लगा था ताकि वो अपनी पहुंच को कई अन्य स्टेट्स में बनाकर रख सके। 2017 तक वो कई स्टेट्स में एक्सटॉर्शन और मर्डर करवाने वाला गैंग बन चुका था, जिसके लिए वो अरेस्ट भी हुआ। पर मामला तब वीआईपी जोन में चला गया जब बिश्नोई का क्लोज एसोसिएट संपत नेहरा हरियाणा पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया सलमान खान को समाप्त करने का प्लान बनाते हुए। तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से माफी मांगे, इन्होंने हमें थोड़ा नीचा दिखाया, तो हम बचपन से इसके खिलाफ मन में है सर। कभी हुआ तो सर प्रयास करेंगे इसको इसी के हिसाब में जवाब देने का सर। बिश्नोई के अपराध जगत का प्रभाव उसके परिवार पर भी पड़ा जब लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल ने भी पढ़ाई छोड़कर गैंग को ज्वाइन कर लिया और राजस्थान में उसे विस्तार देने लगा। पढ़ाई छोड़कर गैंग में शामिल हुआ अनमोल 1 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए डॉक्टर्स और व्यापारियों के घर पर गोली चलाने लगा था। यह एक गैंगस्टर की कमाई है। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई के गांव में उसकी मां सरपंच के चुनावों के लिए खड़ी हुई, पर जैसे ही ये न्यूज फैली कि बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी दे दी है तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। लॉरेंस बिश्नोई के पिता लोगों से तो मिलते थे, पर उसकी मां ने लोगों से मिलना तक कम कर दिया था। बस यही एक गैंगस्टर की कमाई। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ लॉरेंस की मदर इलेक्शन लड़ रही है या धक्के नाल बनी, असी वो फार्म विड्रॉ की। आरंभ में सभी ने यही माना था कि लॉरेंस बिश्नोई एक गर्म दिमाग का व्यक्ति है, परंतु कोई नहीं जानता था कि यह व्यक्ति पंजाब में वैसी ही गैंग वॉर्स छिड़वा देगा जैसे कभी 80 और 90 के दशक में छिड़ती थी। लॉरेंस बिश्नोई आज तक सिद्धू मूसेवाला, सुखधोल सिंह, सुखदेव सिंह गोगामढ़ी और बाबा सिद्दीकी जैसे वीआईपी चेहरों की हत्या का श्रेय ले चुका है। सलमान इस गैंग का एक टारगेट बना हुआ है। कैसे संभव किया बिश्नोई ने यह सब जेल के भीतर से, वो आगे देखते हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई की कहानी चंडीगढ़ आते ही पहले ही दिन से अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ गई थी। पर इस कहानी की सबसे रोचक घटना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे जेल में रहते हुए उन घटनाओं को करवाया जो सोच से भी परे हैं, जिसके कारण सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स को भी छुपना पड़ रहा है। प्रश्न यह आता है कि 10 साल से जेल में रह रहा एक व्यक्ति कैसे इतना एफिशिएंटली सब कार्य कर रहा है। पुलिस के अनुसार बिश्नोई जेल में रहकर भी अपने गुर्गों के टच में रहता है और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। चंडीगढ़ पुलिस ने सोनू शाह मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई का इंटेरोगेशन किया था, जिसमें पता चला था कि भरतपुर सेंट्रल जेल के स्टाफ मेंबर्स की विशेष भूमिका थी बिश्नोई तक फोन पहुंचाने में। फेसबुक पर कई पेजेस हैं जो लॉरेंस बिश्नोई की जेल में ली गई सेल्फीज डालते हैं। 2021 में बिश्नोई को मकोका चार्जेस लगाते हुए तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। इस जेल के स्पेशल सेल के एक ऑफिसर के अनुसार जब भी जेल के प्रेमाइसेस में VOIP कॉल ट्रेसिंग की जाती थी तब लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर आता था। बिश्नोई के गुर्गे कनाडा और थाईलैंड जैसे स्थानों से ऑपरेट करते हैं और एक कॉल पर एक्सटॉर्शन से लेकर मर्डर तक
सब करते हैं। इसके अतिरिक्त जब कुछ अन्य गैंग्स को पकड़कर उनका इंटेरोगेशन किया गया तो पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई अपने राइवल गैंग्स को भी हथियार और पैसा देकर अपराध करवा रहा था। बिश्नोई के कई एसोसिएट्स जेल से फरार होकर नकली पासपोर्ट्स की मदद से विदेशों में हैं और वहां से बिश्नोई के एक संकेत पर कार्य कर रहे हैं। एनआईए ने जो चार्जशीट लॉरेंस बिश्नोई पर बनाई है उसके अनुसार बिश्नोई के 700 शूटर्स उसके एक संकेत पर काम करते हैं, जिनमें से 300 तो केवल पंजाब में है। परंतु इस पूरी कहानी में यह बात कहीं से भी पता नहीं चलती कि लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम के मध्य क्या समानता है। एक्चुअली इन दोनों के मध्य समानता की बात मीडिया से पहले एनआईए की चार्जशीट में कही गई थी। जब बिश्नोई गैंग के 16 लोगों पर चार्जशीट बनाई गई थी तो उसमें उन्हें दाऊद के साथ कंपेयर करते हुए कहा गया था कि कैसे बिश्नोई गैंग छोटे छोटे क्राइम करते हुए आज एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एम्पायर बन गया है, जो कि कंपैरिजन दाऊद के साथ था। यह चार्जशीट आगे कहती है कि जिस प्रकार 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन और टारगेट किलिंग करके प्रोमिनेंस में आया था, एकदम यही मेथड लॉरेंस बिश्नोई ने अपनाया है। जिस प्रकार दाऊद ने अपने लिंक्स पाकिस्तान में बनाए थे, उसी प्रकार बिश्नोई ने भी अपने लिंक्स इंटरनेशनल खालिस्तानी गैंग्स के साथ बनाए। 2020-21 में बिश्नोई गैंग द्वारा करोड़ों रुपए का एक्सटॉर्शन का पैसा लोगों से ऐंठा गया था और इस पैसे को हवाला के रास्ते विदेशों में भिजवाया गया था। एग्जैक्टली यही काम दाऊद इब्राहिम ने भी किया था अपने समय में। इसी पैसे से बिश्नोई गैंग इतना शक्तिशाली बना। बिश्नोई गैंग के इनिशियल ऑपरेशंस पंजाब के क्षेत्र में हुए थे और उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में फैले और उसके बाद बाहरी देशों में। एग्जैक्टली वही मॉडल जो दाऊद गैंग ने फॉलो किया था। जब ये सब कुछ एनआईए की चार्जशीट में आया तो मीडिया ने भी छापना शुरू कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई नया दाऊद है वगैरह वगैरह। पर क्या ये बात सत्य है? क्या बिश्नोई को दाऊद जैसे जिहादी के साथ कंपेयर किया जा सकता है? वो आगे देखते हैं। 1993 वो वर्ष जब एक के बाद एक 13 बम धमाके मुंबई में हुए। धमाके धार्मिक आबादी को ध्यान में रखकर और चिन्हित करके किए गए थे। लक्ष्य था एक धर्म विशेष के लोगों को सबक सिखाना, राम जन्मभूमि का बदला लेना और भारत के विरुद्ध छेड़े गए इस जिहाद को करने वाला था दाऊद इब्राहिम। लगा कि ये ठीक नहीं है। आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह दे कि जी वहाँ केरला अलग करना है तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। दाऊद इब्राहिम वो व्यक्ति था जो अपराधी से टेररिस्ट बना, परंतु क्या यही बात लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कही जा सकती है? आज कनाडा की सरकार और सिक्योरिटी एजेंट्स का यदि ये ऑफिशियल बयान आता है कि बिश्नोई गैंग कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को मार रहा है, तो बिश्नोई को दाऊद से कंपेयर करना ना बिल्कुल सही नहीं है। दाऊद ने भारत के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी और बिश्नोई भारत के शत्रुओं को मार रहा है। दोनों चीजों में अंतर है। जय शहीदां दी दिवाली दियां सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ बहुत ਵਧਾਈਆਂ, हैप्पी दिवाली। दाऊद और बिश्नोई दोनों ही अपराधी हैं। दोनों ने अपराध का मार्ग चुना। भारत की भूमि पर किसी भी भारतीय के विरुद्ध किया गया कोई भी अपराध भारत विरोधी ही होता है और इस उदाहरण से बिश्नोई और दाऊद दोनों भारत विरोधी हो जाते हैं। परंतु जहां दाऊद ने भारत के विरुद्ध जिहाद किया, वहीं बिश्नोई ने भारत के कुछ शत्रुओं को मारा। यदि इतना अंतर करना आ जाए तो फिर कोई विवाद नहीं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई एक अपराधी है। वो उन अपराधों को करता है जो कानून व्यवस्था के लिए एक परजीवी का कार्य करते हैं, जो भारत से आर्थिक निवेश को बाहर खींचते हैं और भारत के संविधान और कानून में निहित जो भी दंड उसके लिए उपयुक्त है वो भारत की न्याय प्रणाली को उसके साथ करना चाहिए। परंतु कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी के आधिकारिक बयान के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गैंग खालिस्तानियों के पीछे है, उन्हें चुन चुन कर मार रहा है और पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई खालिस्तानी लीडर्स हैं जो विश्व के कई क्षेत्रों में मारे गए हैं। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के गुरुद्वारे की पार्किंग में कुछ अज्ञात हमलावर ठोक कर चले गए थे। यह बंदा खालिस्तानी कमांडो फोर्स का हेड था। इस घटना से 4 दिन पहले यानी कि 15 जून को अवतार सिंह खंडा ब्रिटेन के एक हॉस्पिटल में मारा गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इसे ब्लड कैंसर था, पर एक दूसरा एंगल यह भी है कि खंडा को जहर दिया गया था। इससे पहले 6 मई 2023 को परमजीत सिंह पंजवार, खालिस्तानी कमांडो फोर्स का चीफ, पाकिस्तान लाहौर में मॉर्निंग वॉक कर रहा था। 2 लोग उसे ठोक कर चले गए। 20 नवंबर 2022 को हैप्पी संघेड़ा इटली में मार दिया गया था। उसके क्लोज एसोसिएट्स ने इसे हत्या बताया था। कौन था ये संघेड़ा? एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो ISI के लिए काम करता था।
इससे पहले जनवरी 2020 में खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के हरमीत सिंह को पाकिस्तान में गोली मार दी गई थी। इन सब लोगों की मृत्यु कैसे हुई ये तो मैं नहीं जानता, परंतु यदि कनाडा के अनुसार इन भारत के शत्रुओं की मृत्यु में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है तो दाऊद के साथ लॉरेंस बिश्नोई का कंपैरिजन कतई भी सही नहीं है, क्योंकि दाऊद एक टेररिस्ट है जिसने भारत के विरुद्ध सशस्त्र जिहाद छेड़ा था और बिश्नोई भारत का वो अपराधी है जिससे चिन्हित भारत विरोधियों को समाप्त करवाने के बाद भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसे सजा देनी चाहिए। सरल शब्दों में बिश्नोई का केवल यूज किया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। सपोर्ट करें पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। सपोर्ट अवश्य करें, आपका सपोर्ट वांछनीय है। और जो रेड फाइल्स का एपिसोड आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है उसे अवश्य देखें, यह आपको बिहार के नए कैंसर के बारे में बताएगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण में।